नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, जो अगला पेपर होने वाला है दोस्तों, उसका जो हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि होने वाले पेपर से सीधे तौर पर संबंध रखता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। दोस्तों, इसका ये जो भाग 1 है, इसका पेपर होने वाला है, अगला पेपर हम लोगों का। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक आपके लिए और ज़रूरी सूचना ये है कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो बीच से छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, ठीक है दोस्तों। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच से अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इसलिए पूरा ज्ञान लीजिए। क्या जाता है आपको, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के लेक्चर होते हैं एक वीडियो का। तो दोस्तों, आप अगर 15 मिनट इसको ध्यान से सुनेंगे तो आप 15 प्रश्न को भी सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपना मुख्य टॉपिक पर। और दोस्तों, मुख्य टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा भी बजा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके बाद आपके फ़ोन का भी घंटा बज जाए। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो चलना क्या है दोस्तों, ये तो पहले से ही है, बस आप लोगों को देखना है कि आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये अमरूद है, ठीक है दोस्तों। अमरूद को हम लोग अच्छे से जानेंगे। अमरूद के बारे में A to Z जानकारियाँ हम लोग लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस आप लोगों को वीडियो में ध्यानपूर्वक देखना होगा वीडियो को। और दोस्तों, अगर आप लोग इसको पेपर पर लिख लेंगे, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, अगर आप इसको पेपर पर लिखेंगे तो ये आपके लिए और मददगार होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अमरूद, ठीक है। ये हो गया आपका अमरूद। और इसका इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। गुआवा, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है दोस्तों सीडियम गुआवा। अब इसको पढ़िए यहाँ से लेकर यहाँ तक। गुआवा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमर्शियल फ्रूट्स इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। यानी ये है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल वाली फसल है। और दोस्तों, इट इज़ फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट्स आफ्टर मैंगो, बनाना एंड सिट्रस। यानी दोस्तों, अमरूद का जो स्थान है, आम, केला और नींबू के बाद ये चौथा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फल है भारत में, ठीक है दोस्तों। इतना तो जान लिए। अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है सीडियम गुआवा। और ये जो है आम, केला और नींबू के बाद चौथा स्थान रखता है, चौथा महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। और आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बॉटनिकल नेम, ठीक है। यहाँ पर सीडियम गुआवा, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आगे जो प्लांटेशन क्रॉप का होने वाला है पेपर, उसमें भी इस प्रश्न को पूछा जाएगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। अब आप देखिए इसका फैमिली क्या होता है दोस्तों। तो ये हो गया इसका वैज्ञानिक नाम सीडियम गुआवा। और ये हो गया इसका फैमिली यानी मायर्टेसी। अमरूद जो होता है मायर्टेसी फैमिली का एक पौधा है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें होता है 2n = 22 and 33, ठीक है दोस्तों। यानी इसमें 22 क्रोमोसोम भी होते हैं और 33 भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अब चलिए आगे और आप लोग देखिए यहाँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका ये जो इन्फ्लोरेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो अमरूद के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं दोस्तों, सेलिट्री बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अमरूद के पुष्पक्रम को सेलिट्री बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और आगे देखिए, आगे है दोस्तों टाइप ऑफ फ्रूट। अमरूद किस प्रकार का फल है, तो ये बेरी होता है, ठीक है दोस्तों। यानी अमरूद जो है वो बेरी है, ठीक। और आगे देखिए, अब इसका कुछ इतिहास देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ ओरिजिन। गुआवा इज़ नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका वेयर इट ऑकर्स वाइल्ड। यानी दोस्तों, ये जो है अमेरिका जो इसका है, ट्रॉपिकल अमेरिका इसका जो है उत्पत्ति स्थान है, क्योंकि वहाँ पर ये जंगली प्रजाति के रूप में अभी भी पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया द 17th सेंचुरी। यानी दोस्तों, अमरूद को भारत में 17वीं शताब्दी में लाया गया। कहाँ से, ट्रॉपिकल अमेरिका से लाया गया, ठीक है दोस्तों। यानी उष्णकटिबंधीय अमेरिका से इसको 17वीं शताब्दी में भारत में लाया गया। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डिजीज़। तो दोस्तों, आज तो हम लोग को महत्वपूर्ण जो ध्यान है हम लोग को इसी पे रखना है दोस्तों, क्योंकि जो कल पेपर होने वाला है वो डिजीज़ के बारे में पूछा जाएगा कल के पेपर में प्रश्न। तो आप लोग यहाँ से एकदम शांति दिमाग से देखिएगा, बिल्कुल शांति दिमाग से, ठीक। अपने दिमाग से बाकी के फालतू चीज़ हटा दीजिए और शांति से देखिए इसको, तब आप समझेंगे कि अमरूद में कितने रोग लगते हैं और उसके कारण क्या है और उसका समाधान क्या है।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन डिजीजेस रिपोर्टेड आर विल्ट, फ्रूट कैंकर, फ्रूट रोट एंथ्रेक्नोज, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रे लीफ स्पॉट। यानी दोस्तों इसके जो महत्वपूर्ण रोग कौन कौन से हैं, तो दोस्तों इसके महत्वपूर्ण रोग हैं जो विल्ट है, ठीक है, फ्रूट कैंकर है यानी फल कैंकर है, और फ्रूट रोट एंथ्रेक्नोज है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। इसको हिंदी में एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। और एक और जो आखिरी रोग है वो है ग्रे लीफ स्पॉट यानी भूरा पत्ती धब्बा रोग। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन कार्बेंडाजिम थाइफेनेट मेथाइल, ठीक है दोस्तों। और है आगे लिखा हुआ है 1 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है दोस्तों। यानी जो है इसको बचाव के लिए, इसके बचाव के लिए क्या किया जाता है, इन सभी रोगों से बचाव के लिए कार्बेंडाजिम, ठीक है दोस्तों, और थाइफेंट मेथाइल जो है वो इन दोनों को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम घोल कर, या जो कवच होता है, कवच या मेंका जो दवाई है कवकनाशी है, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ इसको यूज़ किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, विल्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। यानी जो अमरूद का विल्ट रोग होता है उसके लिए, फ्रूट कैंकर होता है उसके लिए, और फ्रूट रोट एंड एंथ्रेक्नोज उसके लिए, तथा ग्रे लीफ स्पॉट, इन दोनों के लिए, इन सभी रोगों के लिए क्या साधारणतः यूज किया जाता है दोस्तों। इन दोनों के लिए साधारणतः जो यूज किया जाता है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए। कार्बेंडाजिम, थाइफेंट मिथाइल और कवच मेंकाजोब। और जो ये दवाई कार्बेंडाजिम और थाइफेंट मिथाइल, इसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यूज़ करते हैं, और जो कवच है इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यूज़ करते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आपको विस्तार से इनके बारे में जानकारी मिलेगा। जैसे आप लोग ऊपर देखें, अमरूद का एक विल्ट डिजीज होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत घातक होता है। अब इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों क्या है, शुरू में लिखा हुआ है उकठा रोग को सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में इलाहाबाद में अमरूद में पाया गया था। दोस्तों अगर आपसे कल क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ये जो विल्ट डिजीज या उकठा रोग है अमरूद का, इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया था दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में देखा गया था। और कब देखा गया था दोस्तों, तो 1935 में देखा गया था, ठीक है। और आगे देखिए अगला जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और टॉपिक ये है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जाएगा अगर आने वाले प्रश्न में कि इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, तो जब तक आप इसके लक्षण नहीं जानेंगे तब तक आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लक्षण को भी जान लीजिए, और लक्षण दोस्तों आप बारीकी से समझिए। वर्षा ऋतु में दिखाई देती है, इसके लक्षण क्या है, वर्षा ऋतु में दिखाई देता है, ठीक है। पत्तियां भूरे छाल बदरंग हो जाते हैं, टहनियाँ एक के बाद एक मुरझाकर मर जाती है, और कुछ ही सप्ताह में पूरा पौधा सूख जाता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर टहनियाँ धीरे धीरे सूखने लगेगी तो पूरा पौधा एक दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए आगे, रोगी वृक्षों की जड़ों के संवहन ऊतक में कवक का कवक जाल भर जाता है। यानी जो पेड़ पौधे इसे ग्रसित होते हैं इस रोग से, उकठा रोग से, उनके जो जड़ों के संवहन ऊतक होता है उसमें कवक जाल भर जाता है, जो दारू नालिका को अवरुद्ध कर देती है। दारू नालिका दोस्तों ये शराब दारू पीने वाला दारू नहीं, ठीक है दोस्तों, बल्कि ये होता है पेड़ पौधों में होता है। इनके पेड़ पौधों में जो होता है जड़ों के संवहन ऊतक में एक दारू होता है, दारू नामक नालिका को अवरुद्ध कर देता है, जिसके फलस्वरूप भूमि से पानी वृक्ष के ऊपर तक नहीं चढ़ पाता, ठीक है दोस्तों। जब दारू नालिका अवरुद्ध हो जाती है तो जो भूमि से जड़ के द्वारा पानी खींचता है पेड़, वो ऊपर तक नहीं चढ़ा पाता। और आगे देखिए क्या होता है, देखते जाइए, नहीं चढ़ा पाता। रोग उत्पन्न करने वाले कवक रोगग्रस्त अवशेषों पर मृदा में उतरजीवी रहते हैं। ये दोस्तों इसका रोग चक्र कैसे होता है, जो इसके रोग चक्र हैं, ये रोगग्रस्त अवशेषों में तथा मृदा में उतरजीवित रहते हैं, ठीक है, तथा क्लेमिडो बीजाणुओं के रूप में लंबे समय तक मृदरोढ़ रह सकते हैं। यानी मृदरोढ़ मतलब मृदा में बने रह सकते हैं। और दोस्तों आगे आइएगा, तो इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोग विज्ञान हेतु यानी इटियोलॉजी। अब यहाँ पे समझिए द पैथोजन द काजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है दोस्तों। इसके पैथोजन क्या है, तो दोस्तों इसके 2 पैथोजन होते हैं, ठीक है। कितने पैथोजन होते हैं, तो इसके दोस्तों 2 पैथोजन होते हैं। जो पहला होता है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है, ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। और दूसरा होता है दोस्तों क्या होता है, मैक्रोफेमिना फिजियोलिना होता है, ठीक है। इसको आप दोनों को पहले नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। और दोस्तों कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मददगार है या नहीं दोस्तों, ठीक है। हाँ तो अब लिख लिए, चलिए कॉपी पर लिख लेने के बाद अब इसको क्या करेंगे,
अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे बढ़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, डिजीज साइकिल एंड फेवरेबल कंडीशंस। तो दोस्तों देखिए, दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। इधर है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और इधर है माइक्रोफोमिना फिजुलिना। ठीक है, अब इसको समझिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है इसमें 1 नंबर पे, मृत पौधे के अवशेषों में जीवित रहते हैं। जो इसके रोग कारक होते हैं मृत पौधे के अवशेषों में जीवित रहते हैं, और जो इसका कारक है ये यह स्क्लेरोसियम रखते। यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया गया है और आप इस पर ध्यान ना दीजिए। अब आप सीधे यहाँ पे आइए, इसे क्लेरोमीशियम स्वतः रूप से मृदा में रहता है, यानी स्वतः रूप से यहाँ पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, तो ये जो होता है पौधे के अवशेषों पर मृदा में उतर जीवित रहता है, और ये स्वतः रहता है। ये पौधों के अवशेषों पर और ये स्वतः रहता है। और आगे देखिए क्लैमिडो बीजाणु के रूप में मृदरोड बना रहता है। ठीक है, और ये है वृक्ष के ऊतकों में यह रहता है। ये होता है माइक्रोफोमिना फिजुलिना, जो है वृक्ष के ऊतकों में रहता है और ये मृदा में रहता है। और इसका देखिए चौथा पॉइंट इसमें है, क्षारीय मृदा पर ज़्यादा उग्र होते हैं। यानी ये जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम का जो कवक है, ये क्षारीय मृदा में ज़्यादा अटैक करता है, जिसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.5 से 9.0 तक जिसके पीएच मान होते हैं उस पर ज़्यादा अटैक करता है, और रोगग्रस्त पौधे के अवशेषों में रहता है। और ये दोस्तों है, ये रोगग्रस्त पौधे के अवशेषों में रहता है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए, आगे है दोस्तों, आगे आपको बताया जा रहा है मृदा में घावों तथा जड़ों द्वारा प्रवेश करता है। दोस्तों फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है जो पौधों में किस तक कैसे घुसता है, जब पेड़ पौधे के किसी भाग में अगर घाव होंगे, ठीक है, तथा जड़ों द्वारा भी प्रवेश कर जाता है। और इसका देखिए 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्षारीय मृदा में अधिक सक्रिय होता है। ये भी क्षारीय मृदा में होता है और ये भी, लेकिन इसका खासियत ये है, ये 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पाता है तो भग से घुस जाता है उसमें और उसका चूसने लगता है, एनर्जी उसका चूस जाता है पूरा और उसको बर्बाद ही कर देता है। अब इसका दोस्तों जानते हैं रोकथाम क्या होगा। तो दोस्तों रोग तो लग गया, अब इसका रोकथाम जान लीजिए, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों बेसिकोल यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1, बेसिकोल 2 ग्राम प्रति लीटर जल के द्वारा पौधे के जड़ों के पास की मृदा को गीला करके संक्रमण को कम किया जा सकता है। दोस्तों इसको कैसे कम किया जा सकता है दोस्तों, इसको कम करने के लिए बेसिकोल को 2 ग्राम प्रति लीटर जल के हिसाब से घोल करके मृदा के कितना, पौधे के जड़ों के पास वाली मृदा को गीला करने से संक्रमण कम किया जा सकता है। और आगे देखिए बविस्टिन 1.5 ग्राम यानी 1.5 ग्राम प्रति लीटर जल को 15 दिन अंतर पर छिड़काव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए दोस्तों, ताकि ये जो रोग है कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। ठीक है, और आगे देखिए, और आगे है दोस्तों कार्बेंडाजिम सर्वांगी कवकनाशी। तो ये चूँकि आप लोग जानते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बेंडाजिम कैसा कवकनाशी है। तो ये एक दोस्तों है सर्वांगी कवकनाशी। तो कार्बेंडाजिम को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल को जड़ों के पास देने से रोग की व्यापकता कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी इसको भी हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के जड़ों के पास देने से इसकी रोग की व्यापकता कम हो जाती है। और दोस्तों आगे देखिए, आगे है दोस्तों स्वस्थ पौधों में 0.1% से 8% क्विनोलिनोल यानी क्विनोलिनोल नामक ये दवा का नाम है, सल्फेट का अंतःक्षेपण करने से रोग कम उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि ये जितने भी बीमारी के नाम है, दवा का नाम है, इसको याद करना हम भारतीयों के लिए बहुत कठिन बात है, क्योंकि दोस्तों सभी इसका जो वैज्ञानिक है बनाने वाले हैं वो विदेशी है, इसलिए इसका नाम भी सुरेंद्र वीरेंद्र नाम नहीं रखकर इसका नाम भी ऐसा ही टेढ़ा टेढ़ा रखा गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, और अगला जो रोग है दोस्तों, अगला रोग क्या है दोस्तों, एंथ्रेक्नोज, जिसको आगे चर्चा किया था शॉर्ट में, अब इसको डिटेल्स में जानिए। दोस्तों ये एंथ्रेक्नोज रोग जो है बसंत ऋतु में होता है। कब होता है दोस्तों, ये बसंत ऋतु में होता है। और आगे देखिए, और आगे लिखा हुआ है दोस्तों इसका लक्षण, क्योंकि भाई लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्षण नहीं जानेंगे तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन सा रोग लगा है और कौन सा दवा लगाया जाएगा। तो दोस्तों लक्षण इसको जानिए। इसका लक्षण है अपरिपक्व अवस्था में ही पत्ते बिखर जाते हैं। ठीक, ये इसका पहला लक्षण है। और आगे है दोस्तों नए पत्ते एवं फूल नहीं आते। ठीक है दोस्तों, मतलब जितने पत्ते होते हैं वो अपरिपक्व अवस्था में गिर जाते हैं और जो नया पत्ता और फूल वो नहीं आता है। और आगे देखिए लिखा हुआ है प्रभावित शाखाओं का फल अविकसित, कड़क एवं कठोर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इस रोग से ग्रसित अगर जो अमरूद के पेड़ हैं उसके फल को आप तोड़ कर खाएंगे तो आपका दांत भी टूट सकता है, यानी कठोर होता है। ठीक,
और आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, दोस्तों, कोर्टेक्स से छाल आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे अमरूद के पेड़ जो होते हैं छाल छोटे लगते हैं, तो इसी रोग का लक्षण होता है। ठीक है, आसानी से निकाले जा सकते हैं। और आगे देखिए, संवहनी ऊतक हल्का भूरा विवर्णन भी दिखाई देता है। संवहनी ऊतक तो दोस्तों आप हम लोग साधारण नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो आप लोग इसको नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी पूछ सकता है पेपर में। संवहनी ऊतक जो होता है वो भूरा विवर्ण भी दिखाई देता है। इसी रोग के कारण ही फलों के ऊपर छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अब कभी ना कभी आपको ज़रूर ऐसा लगा होगा कि जो हम अमरूद खा रहे हैं उसके ऊपर छोटे छोटे काले धब्बे पड़े हैं। तो दोस्तों जो उसका पेड़ या पौधा होता है वो संक्रमित होता है। किससे संक्रमित होता है दोस्तों? वो संक्रमित होता है दोस्तों इस रोग से, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें, यानी एंथ्रेक्नोज रोग से। ठीक है, और इसके लक्षण जान लीजिए। अब इसका जान लीजिए पैथोजन। ठीक है दोस्तों, यानी किसके कारण यह रोग होता है? तो दोस्तों यह रोग एक कवक जनित रोग है। सबसे पहले जानिए, यह रोग एक कवक जनित रोग है। एंथ्रेक्नोज रोग गालायोस्पोरम पाइसीडी या कुलिटोटाइकम कवक के कारण होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? देखिए, इन दोनों इनको गालायोस्पोरम पाइसीडी और कुलिटोटाइकम कवक को आप कॉपी पर अभी नोट कीजिए, ताकि इसको कल आप रैपिड फायर की तरह मारकर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ तक तो समझ लिया गया कि ये कवक जनित रोग है, और इसका जो कवक है वो गालायोस्पोरम और पाइसीडी है। कुलिटोटाइकम कवक के कारण ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी है। और आगे जानेंगे अनुकूल परिस्थिति, यानी ये कब किस मौका का तलाश करता है यह रोग किस मौका का तलाश करता है और अपना अटैक करता है। तो दोस्तों अब आगे देखिए, अनुकूल परिस्थितियाँ यानी फेवरेबल कंडीशन, तो इसका है अगस्त सितंबर है तथा अधिक वर्षा से बाग में पानी का जमाव। यानी अगस्त सितंबर में यह रोग काफ़ी उग्र होता है, और वर्षा के कारण अगर बाग में पानी का जमाव हो गया है तो भी यह रोग आपके पौधा को नुकसान पहुंचाएगा, पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा। और अगला देखिए जो है दोस्तों, वो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक आंकड़ा है, समझिए आपने आप में, कि इसके लिए जो तापमान होना चाहिए कितना होना चाहिए? तो 23 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब तापमान होगा तो ये अपना प्रभाव शुरू कर देगा, धीरे धीरे बर्बादी करना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे पौधों को और फलों को नुकसान पहुंचा देगा। और अगला जो है दोस्तों वो क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 76% अनुपातिक आर्द्रता, यानी जो इसके लिए जो ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए दोस्तों? 76% जो अगर इसका होगा अनुपातिक आर्द्रता, तो ये अपना प्रभाव शुरू कर देगा। और दोस्तों आगे देखिए लिखा हुआ है डिजीज साइकिल, यानी रोग चक्र। तो यह दोस्तों रोग है, यह रोग वायु जनित बीजाणुओं द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर जैसे कोरोना था ठीक उसी प्रकार, हालांकि कोरोना वायरस था, लेकिन ये जो है ये भी ठीक उसी प्रकार का रोग है, लेकिन ये है एक वायु जनित बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जानते हैं इसको कि ये वायु जनित बीजाणुओं द्वारा तो फैलता है, अब इसको ख़त्म कैसे किया जाता है। ठीक है, और आगे भी देखिए लिखा हुआ है इस पर, मृत पत्तियों, टहनियों, सड़े फल तथा अन्य नमी द्वारा भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है दोस्तों, यानी जिस तरह से कोरोना फैलता था हवा में और थूक से और खांसने से फैलता था, ठीक आप उसको यहाँ पे उदाहरण में रख कर समझ सकते हैं। यह रोग तो हवा के द्वारा फैलता ही है, लेकिन मृत पत्तियों, अब समझ लीजिए कि ये थूक हो गया, टहनियों, सड़े फलों, ठीक है, आप इसको जो कुछ समझ लीजिए, पोटी समझिए, जो कुछ समझिए। और ये हो गया उच्च नमी। ठीक है, यानी उच्च नमी होगा तो ये धीरे धीरे अंदर अंदर चल जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। और यहाँ तक तो हो गया। ये रोग जो है बहुत नुकसान पहुँचा दिया। अब इसको मारना शुरू कैसे किया जाए, अब इसको जानिए, क्योंकि मारना बहुत जरूरी, नहीं तो सबको ये बर्बाद करके धर देगा। तो अब देखते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है, आप यहाँ देखिए प्रोपिकैजेल, यानी आप हिंदी में देखेंगे तो लिखा है प्रोपिकोनाजोल, जो है प्रोपिकोनाजोल 2 ml, ज़्यादा नहीं, बस 2 ml, इसके लिए काफ़ी है। 2 ml प्रति लीटर पानी का स्प्रे 25 जून के आसपास लाभदायक होता है। इसको कब करना है? 2 ml प्रोपिकोनाजोल को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल के 25 जून के आसपास हम लोग छिड़केंगे तो इस रोग को हम लोग मार सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है बरसात एवं सर्दियों में सुरक्षित रखता है। अगर आप 25 जून के आसपास मार देंगे, दवाई छिड़क देंगे, तो ये आपके फसल को बरसात और सर्दियों में सुरक्षित रखता है। ठीक है, जिस तरह से कोरोना का वैक्सीन सुरक्षित रहता था और सुरक्षित रखता है, ठीक इसी तरह से इसका भी ये वैक्सीन जो है काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, और आगे है दोस्तों UPL प्लस SAAF, कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकाजोब 63%, जो कि कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक फफूंदनाशी है। तो दोस्तों ये जो है कार्बेंडाजिम है, जो ये हो गया आपका
कॉन्टैक्ट फफूंदनाशी हो गया, और ये जो है मेंका जो है ये है दोस्तों आपका सिस्टमेटिक फफूंदनाशी। इन दोनों को अगर आप छिड़कते हैं इस पर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, तो ये इस रोग को हरा सकता है। ठीक है। और आगे एक और समाधान है दोस्तों, बहुत बढ़िया समाधान है। 0.5% यानी % ब्रोडो मिश्रण, जिसको ब्रोडो मिक्सचर बोला जाता है, या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करके आप इसको स्वाहा कर सकते हैं, यानी इस रोग को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होने वाला है। और ख़त्म होने से पहले एक बात सुन लीजिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी हो ही जाता है, और आप कर भी लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और हाँ, वीडियो को देखें यहाँ तक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, तब पता चलेगा कि वीडियो में और क्या सुधार करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को और अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान दोस्तों।